अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, जिसे हाइजेनबर्ग ने दिया था। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को समझने में कैसे मदद किया, उस चीज को अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले यही तो समस्या थी ना कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल गलत साबित हो रहा था, क्योंकि वो भी एक लिमिट तक ही इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को बता पा रहा था। हमने इस बात को डिस्कस किया था ना, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, एक फिक्स्ड पाथ पर घूमते हैं। इस बात को बोर ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स लगातार घूमते रहते हैं और इस तरीके से वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इस बात को बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये बात आगे चल करके इस रूप में गलत साबित हुई कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम की स्टडीज ने बताया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से पता चला कि ये जिस पाथ के बारे में आइडिया दे रहे थे बोर, इसके भीतर कुछ और भी चीजें छिपी हुई थी। जिस ऑर्बिट के बारे में, जिस शेल के बारे में बोर ने बताया था, उसके भीतर कुछ और भी है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों को अनुमान लगा। साइंटिस्ट लोगों को यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन के इस लोकेशन, इस शेल के भीतर भी कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ आइडिया मिला। यानी ये जो बोर ने बात कहा था वो अल्टीमेट बात नहीं थी, ये वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं था कि इलेक्ट्रॉन इसी पाथ पर घूमता है, इसके भीतर भी कुछ होना चाहिए। इसके भीतर क्या होना चाहिए, शेल के भीतर और क्या है, इसे समझाने के लिए हमने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को हम पढ़ेंगे। यहां पर इसमें एक चीज ये भी आती है कि ये डुअल बिहेवियर या डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन और ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये कैसे मदद करेगा, उस चीज को समझने के लिए जरूरी है कि आगे के हम डिबेट में, आगे के डिस्कशन में इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को शामिल करें। इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज को प्रूव करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर होता है। हम डुअल कैरेक्टर या डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को हमने पढ़ा और अब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन के वेव कैरेक्टर को कैसे सपोर्ट करता है, उस चीज को अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम क्लासिकल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने से पहले क्लासिकल फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स की एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि किसी टाइम पर, अगर मान लीजिए किसी दिए गए टाइम पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर एक कार किसी पोजीशन पर रखी गई है जिसको हमने x इज इक्वल टू 0 माना, क्योंकि हम यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसी पॉइंट से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमने माना कि एक 200 kg मास या वेट की एक कार है जो कि स्टार्ट होगी यहां से x इज इक्वल टू 0 से जस्ट स्टार्ट होगी, जिसका u इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल इसकी स्पीड 0 है और टाइम t इज इक्वल टू 0 से ये स्टार्ट होती है। 15 सेकेंड के बाद, सिर्फ आप ये देखें, ये 15 सेकेंड के बाद हमें इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताना है। अगर ये कार स्टार्ट होने के बाद अपनी इस जर्नी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से तय करे तो 15 सेकेंड के बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन बतानी है। इस चीज को यहीं तक आप फोकस करिएगा तो आप समझ पाएंगे। अगर ये कार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चल रही है, टाइम कितना मैंने बोला, 15 सेकेंड। मैंने बोला कि 15 सेकेंड के बाद बताइए ये कहां पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी, ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी यहां पर पहुंचने पर, इसका मोमेंटम कितना होगा यहां पर पहुंचने पर, इस दूरी को कवर करने के बाद यहां पर 15 सेकेंड के बाद ये कितनी दूरी कवर कर लेगी, इसका लोकेशन कहां होगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इसका मोमेंटम कितना होगा। क्या ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपने गैलीलियो का फार्मूला पढ़ रखा है। मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं केमिस्ट्री, लेकिन इस क्लासिकल फिजिक्स का इंपॉर्टेंस हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से है, जिसको समझने के लिए जरूरी है कि आप क्लासिकल फिजिक्स को समझें। फिर क्लासिकल फिजिक्स से हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अलग कैसे है,
उस चीज को हम समझेंगे। आप देखें यहां पर हमने डिस्टेंस के लिए कहा, तो डिस्टेंस के लिए या हम चली गई दूरी के लिए हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला लेते हैं। इस फार्मूले से हम वो डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वेलोसिटी के लिए हम कहते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हमें s मिल गया तो हम v स्क्वायर, तो इस फार्मूले की मदद से हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हमें फाइनल वेलोसिटी मिल गई तो हम मोमेंटम निकाल सकते हैं m इंटू वी के फार्मूले से। यह बात फिजिक्स में हमने पढ़ रखा है, इन सारी चीजों को हमने देखा है। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कई मामलों में अलग थी। उसने कहा कि अगर किसी कैलकुलेशन के दौरान क्या अंतर है उस चीज को देखिएगा। पहले आप क्लासिकल फिजिक्स को देखिए। क्लासिकल फिजिक्स में आपने देखा कि किसी टाइम ड्यूरेशन के बाद आपने उसका लोकेशन भी पता किया, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी पता किया ना। आपने देखा, यहां से देखिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्या ये वेलोसिटी एक्वायर करेगा, उसको आपने देखा। यानी किसी समय को कवर करने के बाद, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपने उसकी पोजीशन भी पता कर ली और उसकी वेलोसिटी भी एग्जैक्टली आपने पता कर लिया। क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में आपने ये इस तरीके के प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा था कि किसी भी टाइम पर इलेक्ट्रॉन की या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बताई जा सकती है। क्लासिकल फिजिक्स से या क्लासिकल मैकेनिक्स से अलग हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट यह था कि उन्होंने कहा कि अगर आपने उसकी डिस्टेंस तय करने के बाद अगर आपने उसकी पोजीशन बता दिया, अगर आप ये बता पा रहे हैं, ये बात तो बताया आपको, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर आप डिस्टेंस बता पा रहे हैं तो उस समय आप उसकी वेलोसिटी, एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं। अगर आप उसके एग्जैक्ट लोकेशन को क्लियर कर पा रहे हैं कि वो कहां पर है, तो उस समय आप उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं। इस बात को सपोर्ट में हाइजेनबर्ग ने एक स्टेटमेंट दिया था। हाइजेनबर्ग ने एक स्टेटमेंट दिया कि किसी भी समय पर, किसी इंस्टेंट पर अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी और उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लिकेशन h/4 पाई के बराबर या उससे ज्यादा होता है। उन्होंने, हाइजेनबर्ग ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम पर अगर हम इलेक्ट्रॉन या इस तरीके के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी की बात करें तो इनकी इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन h/4 पाई के बराबर या उससे ज्यादा होता है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर ये वैल्यू, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अगर ज्यादा इसकी वैल्यू अगर ज्यादा मिलेगी, यानी अगर इसकी हाई वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू लो हो जाएगी क्योंकि इनको मल्टीप्लाई होकर के h/4 पाई के बराबर होना है। आप समझ पा रहे हैं ना? ये वैल्यू ज्यादा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई होकर फिक्स नंबर बनाना है। आप जानते हैं ना, जैसे आप कहते हैं ना 2 × 4 है तो ये 8 है, अगर ये कम है तो ये ज्यादा है, क्योंकि 8 बनाना है, 8 नंबर बनाना है। तो अगर अगले पॉइंट में कहा जाए कि नहीं, इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो, तो अब ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर तो फिक्स रखनी है। वैसे ये नंबर फिक्स है, अगर ये हाई है तो ये लो होगा, अगर ये हाई हो गया तो ये लो होगा। इसका मतलब क्या है? इसको अभी भी बहुत सारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। आपको समझना होगा, आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हाई है, इसका क्या मतलब हुआ? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हाई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप उसकी पोजीशन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। अगर उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी हाई है, बहुत ज्यादा अनसर्टेन है आप उसकी पोजीशन को समझाने में, तो उस समय उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम होगी। यानी ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप क्लियर कट कह सकते हैं कि वो उस समय इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा।
बात समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन उस समय क्या कर रहा होगा? बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। जब हाई वेलोसिटी से मूव करता है तभी ये इसमें अनसर्टेनिटी नहीं रह पाती है। ये तो बात एकदम क्लियर हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहा है, ये तय हो जाता है कि वो लगातार मूव कर रहा है, इसीलिए उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी लो होगी। इस स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है, यहां पर आपको बार बार फोकस करके समझने की जरूरत है। अगर आप देखें ना, आप इस चीज को समझने के लिए ऐसे आप इमेजिन करें कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार इधर से उधर भागे, यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां भागे, तो क्या आप उसकी लोकेशन आप तय कर सकते हैं? मान लीजिए आप ही हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर लगातार यहां से वहां, वहां से वहां घूमते रहते हैं, तो अगर लगातार उनका मूवमेंट होता रहे तो आप क्या उनकी पोजीशन अगर फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो किस मोमेंट पर कहां पर हैं, तो ये तो तय हो गया ना कि वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, यानी ये तो श्योर हो गया ना कि वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वही चीज यहां पर आप देखें कि अगर ये लगातार यहां से वहां चल रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन लगातार यहां से वहां मोशन कर रहा है, तो इस दौरान इसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज्यादा है। देखिए ना, एक बार यहां पर है तो अगली बार यहां पर होगा। इमेजिन करें आप, बस आप यहां पर फोकस करें तो आप समझ पाएंगे। इलेक्ट्रॉन लगातार इधर से उधर भाग रहा है, तो यहां पर एक बार पोजीशन अगर हमने बताया तो अगली बार अगर यहां पोजीशन है तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, पोजीशन हम क्लियर नहीं कर पा रहे कहां पर है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है। अगर इस समय इसकी वेलोसिटी अगर मान लीजिए 20 यूनिट है, तो अगली बार उसकी वेलोसिटी क्या होगी? लगभग उतनी ही होगी या उसके आसपास होगी। उसकी वेलोसिटी लगातार मेंटेन है, यानी वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आ रहा है। मान लीजिए 25 हो जाए तो इसकी वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप यही तो कहेंगे ना कि ये लगातार मूव कर रहा है तभी तो इसकी वेलोसिटी में अंतर नहीं आ रहा, और वेलोसिटी में अंतर नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मोमेंटम अगर पहले कुछ रहा होगा, m × v कुछ रहा होगा, वो लगातार मेंटेन है, m × v लगातार मेंटेन है, इसलिए इसके mv1, आप यहां प्लीज फोकस करें, mv1 और mv2 ये जो मोमेंटम का जो डिफरेंस है वो बहुत कम आएगा, क्योंकि बॉडी लगातार मोशन कर रही है, लगातार मोशन कर रही है, इसलिए इसके बीच में डिफरेंसेस कम आएंगे। m × v पहले इंस्टेंस पर और बाद में जो इसकी वैल्यू मिलेगी उसके बीच में बहुत कम अंतर है। लगातार बॉडी मोशन में है, इसलिए उसकी पोजीशन लगातार बदलती जा रही है। अगर इसके लगातार मूवमेंट हो रहे हैं, यानी इसके बीच में अगर डिफरेंस कम मिल रहा है, तो बॉडी लगातार मोशन कर रही है और इस वजह से बॉडी की लोकेशन बदलती जाएगी। इस वजह से बॉडी की लोकेशन में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। अगर बॉडी के लोकेशन में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उसके मोमेंटम में होने वाले चेंजेस बहुत कम है, वो लगातार उस पेस को मेंटेन किए हुए, वो लगातार उसी स्पीड से आगे की ओर मूव करती जा रही है। ये बात हमने समझा है, हमने ये बात प्रूव कर लिया है कि बॉडी लगातार उसी स्पीड से मूव करती जा रही है, यानी उसकी मोमेंटम में कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, वो लगातार चलती जा रही है, इसलिए उसके अंतर बहुत कम है। और अंतर बहुत कम है यानी बॉडी लगातार मोशन कर रही है, इसलिए उसके लोकेशन लगातार बदलते जा रहे हैं, इसलिए एक्स में चेंजेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो आप जानते हैं ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इसका उल्टा कहें, उल्टा कहने की जरूरत नहीं, बस आपको मैंने एक पॉइंट प्रूव कर दिया, दूसरी बात को आप अपने तरीके से सोचने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखें आप, इसी फार्मूले को अब हम एक्सपेंड करेंगे। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन h/4π। ये बात हमने समझा। यहां पर एक चीज और भी है, आगे देखें, डेल्टा पी एक्स को अगर हम एक्सपैंड करें तो यहां पर देखिए, अगर हम एक्स एक्सिस के लिए चलने वाले इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप देखें डेल्टा एक्स ये है, डेल्टा पी एक्स ये है, तो इसको हम एक्सपेंड कर एम वी एक्स और ये h/4π है। यहां पर देखें डेल्टा एक्स और ये क्या होगा, यहां पर देखिए डेल्टा एम वी एक्स। अब यहां वी एक्स यहां पर दिया हुआ है, डेल्टा वी एक्स यहां दिया हुआ है और h/4π और ये m नीचे चला जाएगा। तो ये आपका फार्मूला पहले मोमेंटम के टर्म्स में था, मोमेंटम के टर्म्स में था, ये मोमेंटम के टर्म्स में था। इस फार्मूले को अब हम पोजीशन और लोकेशन, वेलोसिटी और पोजीशन के टर्म्स में बदल सकते हैं। यहां पर देखिए ये फार्मूला किसके बारे में बता रहा है, पोजीशन और मोमेंटम के बीच की अनसर्टेनिटी के बारे में बता रहा है। इसको हम बदल करके यहां पर ला सकते हैं। अगर हम m को नीचे लेते जाएंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स is either equal to or greater than h/4πm।
अब ये क्या वैल्यू है, डेल्टा वी एक्स यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, चूंकि मास यहां से यहां चला है, फार्मूला थोड़ा बदल गया है। अब एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा, एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, आप लगातार कंफ्यूज होंगे कि देखने से तो नहीं लगता कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो अभी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं और इस लेक्चर में जो हम हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं नजर आती। देखने से तो यही लगता है कि कोई सिमिलरिटी नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगता है कि वो अपने तरीके से कोई बात कह रहे हैं, और लगता है जो पहले डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस का जो इक्वेशन था वो टोटली अलग कह रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यही दोनों के बीच के लिंक को देखें तो आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। आप यहां पर देखें, मैंने आपको बताया है कि यहां ये जो फार्मूला का जो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंस बताया, प्लीज यहीं पर फोकस करें। मैंने आपको बताया था अगर बॉडी लगातार मोशन करेगी तो उसके मोमेंटम में होने वाले डिफरेंसेस जो चेंजेस होंगे वो बहुत कम होंगे, उस दौरान पोजीशन में बहुत जबरदस्त चेंजेस आएंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन h/4 पाई के बराबर होगा, ये मोटे तौर पर हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर मोमेंटम लगातार कांस्टेंट है तभी तो डिफरेंस बहुत कम मिल रहा है, और आप जानते हैं कि अगर ये मोमेंटम को ही तो उन्होंने शामिल किया था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv में। अगर ये मोमेंटम लगातार मेंटेन्ड है और इसकी बहुत हाई वैल्यू है तो उस दौरान वेवलेंथ क्या होगा, बहुत कम होगा, और जब वेवलेंथ कम होगा तभी उसका कोई सिग्निफिकेंस होता है। आपको ये बात हमने डिस्कस किया था, आपके साथ इस बात को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मोमेंटम की वैल्यू हाई बनी हुई है, मोमेंटम की वैल्यू हाई होगी तभी लैम्डा की वैल्यू लो होगी, और लो वैल्यू वाले लैम्डा का ही सिग्निफिकेंस होता है। आपने कैलकुलेशन भी एनसीईआरटी में देखा है कि बहुत हाई वैल्यू वाले लैम्डा को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। लैम्डा कम होना चाहिए, वेवलेंथ कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। इस तरीके की चीजों को हम लोगों ने एनसीईआरटी के कैलकुलेशंस में देखे हैं। तो इसलिए ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। यहां पर मैंने पहले क्लासिकल मैकेनिक्स का एक फार्मूला बताया, आपको समझाया, और उसकी मदद से दिखाने की कोशिश किया कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एग्जैक्ट किसी बॉडी के लोकेशन को डिफाइन कर देते हैं और उसी पोजीशन पर उसकी क्या वेलोसिटी होगी उसको हम डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है जिसमें हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस किया, इसने कहा कि अगर आप पोजीशन अच्छी तरीके से बता पा रहे हैं तो इट मींस बॉडी के आप वेलोसिटी के बारे में, उस बॉडी के मोमेंटम के बारे में आप बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश किया है। ये स्टेटमेंट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को एक सीक्वेंस में अगर आप समझ लिए हैं पहले राउंड में तो अच्छी बात, फिर जब खाली बैठिएगा तो इसको और अपने तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम होता है ऑनलाइन लेक्चर्स में, कभी और समझना होगा तो हम आपको स्पेशली इसके बारे में और बताएंगे। यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अगर हम इलेक्ट्रॉन, ये जो बात इलेक्ट्रॉन के लिए कहा गया है, इलेक्ट्रॉन के लिए या इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आप उसकी पोजीशन को समझ गए हैं तो उस समय आप उसकी वेलोसिटी को नहीं अच्छी तरीके से बता सकते हैं। जैसे इस पूरे इक्वेशन का यही तो मतलब हुआ, डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4 पाई, या इससे ज्यादा या इसके बराबर, है ना, ज्यादा या बराबर। चलिए मैं इसको बराबर ही मान लेता हूं। तो ये यही तो हमारा स्टेटमेंट बन करके आया। इस स्टेटमेंट का अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी लो पाते हैं, मींस काफी सर्टेन हो गए हैं कि इलेक्ट्रॉन काफी समय से इसी लोकेशन के बीच में रह रहा है। इलेक्ट्रॉन लगातार, आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो लगातार घूमता रहता है ना, लेकिन अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन की उस लोकेशन को समझ गए कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां के ही बीच में है, तभी तो ये डिफरेंस लो मिलेगा। तो इट मींस आप उस समय उसकी वेलोसिटी के डिफरेंसेस के बारे में नहीं बता सकते हैं। उस समय उसके वेलोसिटी में होने वाली अनसर्टेनिटी काफी हाई होती है। इस बात का क्या मतलब है, इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ स्पेशल तरीके अपनाने पड़ेंगे। वो तरीका क्या है, यहां पर
उस बारे में थोड़ी देर के लिए मैं एक लेक्चर लूंगा कि यहां पर वेलोसिटी में होने वाले चेंजेस बहुत हाई होते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। अगर हम उसके लोकेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं, किस टाइम ड्यूरेशन पे इलेक्ट्रॉन यही है ऐसा हम कह पा रहे हैं, तो उस समय उसकी वेलोसिटी के बारे में हम नहीं बता सकते। इस बात का मतलब क्या है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को जो समझने का मामला है, इलेक्ट्रॉन के उस लोकेशन को समझने का मामला, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जो समझने का मामला है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ फोटॉन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फोटॉन, लाइट के पार्टिकल कैरेक्टर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। मैंने आपको बार बार बोला ना कि रदरफोर्ड के बाद धीरे धीरे करके डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को एक साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम ये मानना पड़ेगा कि रेडिएशन का जैसे डुअल बिहेवियर होता है, रेडिएशन के पास दो कैरेक्टर होते हैं, पार्टिकल का है ना, फोटॉन जैसा, और वेव जैसा कैरेक्टर होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास भी पार्टिकल जैसा कैरेक्टर तो है ही, उसके पास वेव जैसा कैरेक्टर भी है। उस चीज को हमें समझना होगा। क्या है इसका मतलब, उस चीज को अब हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम ये इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को अगर हम जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बहुत ही बहुत ही छोटे साइज का पार्टिकल है, बहुत ही उसकी साइज छोटी होती है। तो इतने छोटे साइज के पार्टिकल की पोजीशन को समझने के लिए हमें, अगर आपकी पोजीशन को समझनी है तो हम आपको कहीं अंधेरे कमरे में तो आपकी पोजीशन लोकेट नहीं कर सकते ना। हम कभी भी आपको बताएंगे तो हम एक टार्च की मदद से जब जलाएंगे तभी तो हम कह सकते हैं आप कमरे के इस कोने में खड़े हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को अगर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इल्यूमिनेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर रोशनी करनी होगी, इसके ऊपर टार्च जलाना होगा, तभी हम इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे तभी हम उसके पोजीशन को या उसके लोकेशन को हम बता पाएंगे। ऐसा कुछ करना होगा। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने सीधे तौर पे लिखा हुआ है ना कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को समझने के लिए जिस रेडिएशन की मदद से इसको लोकेट करते हैं वो इसी के साइज का होना चाहिए रेडिएशन। मेरी बात समझिएगा, एनसीईआरटी ने लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जिस लाइट की मदद ली जाती है वो लगभग इसी के साइज की होनी चाहिए, वरना क्या होगा। मान लीजिए आपने, ये है मेरा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए रेड कलर वाला ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको देखना चाहता हूं और इसको देखना चाहता हूं ये यहां पर है, कहां है। तो इसके लिए मान लीजिए मैंने यहां पर हाई या लार्ज वेवलेंथ की, मैंने लार्ज वेवलेंथ की, यहां पर देखिए वेवलेंथ की वैल्यू बहुत बड़ी है। इस लार्ज वेवलेंथ की वैल्यू वाले एक वेव की मदद से मैंने इसको सोचा कि यहां पर इस पर मैं रोशनी करूंगा, यहां पर इसको लोकेट करूंगा। तो ये देखिए हाई, यार ये जो लार्ज वैल्यू जो इसकी वेवलेंथ की है, इसकी वजह से ये देखिए इस लाइट का इंटरेक्शन इससे हो ही नहीं पाया। अब देखिए ना, इसने इसको बिना छुए ही आगे बढ़ गया। तो क्या ये वेव या ये जो लाइट है, क्या इसको लोकेट कर पा रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को नहीं लोकेट कर पा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए, मान लीजिए मैं उसी को मैं रेड कलर से यहां पे बना दे रहा हूं, उस इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए हमें इसी के साइज, इसी के डायमेंशन से मिलता जुलता हमें यहां पर रेडिएशन डालना पड़ेगा। तब जाकर के ये टकराएगा रेडिएशन और इसको इल्यूमिनेट करेगा, तब जाकर के हम इसे समझ पाएंगे। ये बात समझ में आती है ना। हम लार्ज वेवलेंथ वाले रेडिएशन से इसको इल्यूमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, इसको इस पर चमक नहीं पैदा कर पा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इसको बिना छुए ही आगे बढ़ गया, तो लोकेट नहीं कर पाएगा। हमें इसे लोकेट करने के लिए लो वेवलेंथ की वैल्यू वाले रेडिएशन से इसको इल्यूमिनेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हाँ ये इससे टकराएगा और चमक पैदा करेगा। इस बात का मतलब क्या है, इसको आप समझ पा रहे होंगे, तभी तो इसको समझा पाएंगे, यहां पर देख पाएंगे। और आपने पढ़ रखा है ना, V न्यू इज इक्वल टू C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, आपने पढ़ रखा है ना। आपको पता है कि अगर लाइट की स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर वेवलेंथ ज्यादा है, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या था, वेवलेंथ ज्यादा थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी, है ना। दूसरे एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ छोटी कर दिया, लैम्डा को स्मॉल कर दिया, तो क्या हो गया, वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, है ना। यहां देखिए वेवलेंथ छोटी हो गई तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाएगी। यहां पर फ्रीक्वेंसी बड़ी हो गई तो उससे क्या फर्क पड़ा, रेडिएशन की एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई है तो इस रेडिएशन की एनर्जी बहुत हाई होगी। इस रेडिएशन की एनर्जी अगर हाई है तो क्या होगा, इस
रेडिएशन की एनर्जी अगर हाई है तो क्या होगा, उसके इंपैक्ट को देखना होगा। आपने हाई रेडिएशन की यानी हाई फ्रीक्वेंसी की यानी लो वेवलेंथ की रेडिएशन की मदद से इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की कोशिश किया। आपने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी या लो वेवलेंथ की रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को समझने के लिए आपने इसको लोकेट करने के लिए रेडिएशन डाली। जो ही ये हाई एनर्जी की लाइट जब इस पर पड़ती है तो क्या होगा, एट दैट इंस्टेंट आप उसकी पोजीशन तो समझ जाते हैं। बात समझ में आ रही, जहीं आपने यहां रोशनी पहुंचाया, वहां पर एक एनर्जी पहुंचाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, जो ही वहां पर उसने टकराया आपको उसकी पोजीशन तो पता चल गई, लेकिन टकराने के बाद वो कहां गया होगा ये आप नहीं कह सकते। इतनी हाई एनर्जी से टक्कर खाने के बाद रेडिएशन से वो कहां चला गया ये बता पाना मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है अगर आप पोजीशन समझा ले गए हैं तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये नहीं बता सकते हैं। प्लीज आप मेरी ओर देखें, आप मेरी ओर समझे, तभी आप समझ पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को अगर आपने किसी रेडिएशन से, इतनी हाई एनर्जी के रेडिएशन से अगर आपने इल्यूमिनेट किया, अगर आपने उसको बम्बार्ड किया उसकी पोजीशन को समझने के लिए, तो उसकी पोजीशन तो समझ में आ गई, लेकिन उस पोजीशन के बाद वो इलेक्ट्रॉन गया कहां ये बता पाना बहुत मुश्किल है। इतनी हाई एनर्जी के रेडिएशन से टक्कर होने के बाद इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा वेलोसिटी से शिफ्ट हो जाता है, इसलिए उसकी वेलोसिटी में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं अगर पोजीशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं यानी उसके लोकेशन के करीब आ गए, हमने कहा कि यहां से यहां तक ही इसके चेंजेस हैं, लोकेशन काफी क्लियर है, इसमें कोई चेंजेस बहुत कम मिल रहे हैं यानी इसके लोकेशन के करीब पहुंच गए हैं, तो उस समय उसकी वेलोसिटी में बहुत बड़े चेंजेस होते हैं। वो इसी वजह से होता है। ठीक है, तो यहां पर अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहां पर हमने ले दे करके इस चीज को समझने की कोशिश किया कि किसी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो डुअल कैरेक्टर है जिसको बोर समझ नहीं पा रहे थे, बोर इस चीज के बारे में जानकारी नहीं रखते थे कि इलेक्ट्रॉन का भी वेव कैरेक्टर होना चाहिए, उस चीज को अब हम लिंक कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं ताकि हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को दे सकें और जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन के फाइनल डिटेल्स, उसके लोकेशन के फाइनल डिटेल्स को समझ सकें। मैंने आपको बताया था ना, बोर केवल शेल तक गए थे, शेल के भीतर का क्या मामला है उसको समझने के लिए हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मदद करते हैं, तो उसके बाद ही हम समझ पाते हैं। इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये देखने की जरूरत है। एनसीईआरटी ने सीधे सीधे समझाने की कोशिश किया है कि कैसे हम समझ पाएंगे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई करना चाहिए। क्या क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरीके से गलत हो गई है, क्या इस पॉइंट पर क्लासिकल मैकेनिक्स गलत हो गई है, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो हम पुराने फार्मूले में तो हम यही करते थे ना कि हम किसी पोजीशन पर उसकी लोकेशन भी, किसी टाइम पर हम उसकी लोकेशन और उसकी वेलोसिटी दोनों हम बता पा रहे थे, लेकिन ये नई जो आपकी नई जो थियरी आई जो हाइजेनबर्ग की, उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, एक ही समय पर हम लोकेशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं। तो क्या पुरानी बातें गलत हो गई? तो इसके बारे में ये कहा गया कि एक्चुअली जो नई बात हाइजेनबर्ग ने कहा था वो माइक्रोस्कोपिक या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के लिए सही है, बड़े साइज के लिए या इवन मिलीग्राम साइज या उससे बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, उसमें अगर 1 mg मिलीग्राम की बॉडी के लिए इनके इनसिग्निफिकेंस या इनकी अनसर्टेनिटी का ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड आता है, वेलोसिटी और पोजीशन में अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लिकेशन 1 mg बॉडी के लिए उसने कैलकुलेट करके दिखाया है, 10⁻⁻28 आता है। तो ये अनसर्टेनिटी ओवरऑल दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत कम है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए ये अनसर्टेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई नहीं हो पाता है। बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है।
बहुत कम होने की वजह से इसके अनसर्टेनिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी एक वैल्यू हमें देखने को मिलती है। वो कितनी होती है? यहां पर एनसीईआरटी ने सीधे, आप एनसीईआरटी एक बार देखेंगे तो वहां देखेंगे कि इसके अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लिकेशन उसने केवल 10 टू द पावर -4 बताया, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है मास कम होने की वजह से। आप जानते हैं ना, ये फार्मूला होता है ना h/4πm, तो m कम है इसलिए इसका ओवरऑल ये जो रिजल्ट आता है वो बहुत ज्यादा आता है। पहले क्या था? रिजल्ट बहुत कम था। अब इसकी अनसर्टेनिटी का जो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा है। और अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को मैं बहुत करीब से देख पा रहा हूं, उसमें पोजीशन में अंतर मैं केवल इतने का देख पा रहा हूं, यानी इलेक्ट्रॉन लगातार इसी लोकेशन पर है, इसके पोजीशन में अंतर बहुत कम है, 10 टू द पावर 8 मीटर का है, तो उसकी वेलोसिटी में कितना अनसर्टेनिटी होगी, इस चीज को चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको? डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वही एग्जाम्पल मैंने उठाए, 10 टू द पावर -4 है। अब अगर मैं इसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी, इसके पोजीशन में काफ़ी सर्टेन हूँ, इसमें अंतर बहुत कम मिल रहा है, इट मीन्स पोजीशन काफ़ी क्लियर है, 10 टू द पावर -8 है, तो चलिए डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी? तो ये वैल्यू हमने यहाँ रखेंगे और उसके बाद इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा? 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -8। देखिए ना, ये वैल्यू यहाँ पर है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 10 टू पावर -4 डिवाइडेड बाई 10 पावर -8, तो ये रिजल्ट आता है वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी का, वो 10 टू द पावर +4 का आता है। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बहुत करीब पहुंच गए हैं तो उस समय वेलोसिटी में बहुत बड़ा अंतर आप देखने को मिलता है आपको। उसको मैंने प्रैक्टिकली भी फील कराने की कोशिश किया कि ये अंतर कैसे आया होगा। अगर आप वेलोसिटी में इस तरीके के चेंजेस, आप इतने अनसर्टेनिटी कैसे पाते हैं, उस चीज को मैंने आपको फील कराने की कोशिश की है। मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई है ताकि आप उस चीज को समझ सके कि कैसे किसी रेडिएशन की मदद से हम इलेक्ट्रॉन को इल्यूमिनेट करते हैं, और उस हाई एनर्जी के रेडिएशन से जब इलेक्ट्रॉन को इल्यूमिनेट करते हैं वो तुरंत अपनी पोजीशन बदलता है, और तुरंत जब उसकी पोजीशन बदलता है तो उसकी वेलोसिटी में बहुत बड़े चेंजेस होते हैं। यही बात हाइजेनबर्ग ने बताया था। तो इस तरीके से हमने ये समझने की कोशिश किया कि क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के आइडियाज हम अपने इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां पर नई मैकेनिक्स अप्लाई करने की जरूरत है। बात समझ रहे हैं? हमने डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, या डुअल कैरेक्टर जिसको कहते हैं, डुअल बिहेवियर कहते हैं, तो उसकी मदद से हमने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन के पास दो कैरेक्टर है, एक पार्टिकल का, दूसरा वेव का। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से हमने ये प्रूव किया कि आप जो पुरानी मैकेनिक्स जो आप अप्लाई करते हो जनरल जो बड़े साइज के पार्टिकल्स पर, उस मैकेनिक्स को आप यहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप एटॉमिक लेवल पर नई मैकेनिक्स को शामिल करिए, नई मैकेनिक्स अप्लाई करिए, तभी जाकर के आप एटम्स की दुनिया को एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसी प्रयास में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया, क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में एक अंतर है, वो क्यों अप्लाई करना पड़ा उसको समझाने के लिए, उस बात को प्रूव करने के लिए हाइजेनबर्ग ने अपनी बात कहा। उन्होंने कहा कि पुरानी बातों से आप इलेक्ट्रॉन के लोकेशन नहीं कभी जस्टिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को समझना है तो नई मैकेनिक्स लानी पड़ेगी। वो नई मैकेनिक्स क्या है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।